Yes, hello dear all, welcome again. So, how are you? अच्छे ही होंगे। एंड गाइस मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल आपको दिख सकता है ये स्क्रीन पे कंप्लीट डिस्कशन ऑफ क्लास 10 सैंपल पेपर 1 लेक्चर नंबर 3। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये जो सीरीज है ना सैंपल पेपर की, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 20 प्लस सैंपल पेपर करेंगे। ठीक है, हर बार अलग अलग होगा। ईच एंड एवरी सैंपल पेपर्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, कभी कभी ये होगा कि किसी सैंपल पेपर में 2 ही लेक्चर्स हो और 2 ही लेक्चर्स में मैं कंप्लीट कर दूं, या कोई कोई ऐसे सैंपल्स होंगे जिसमें मुझे 3 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस की लेवल कैसी है। ओके, तो ये हमारा भी फर्स्ट लेक्चर सैंपल पेपर नंबर 1 चल रहा है और इसका थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 13 क्वेश्चंस करेंगे। 38 क्वेश्चंस की सेट होती है सैंपल पेपर में, जो कि आपको 80 मार्क्स की होती है। बिल्कुल पैटर्न जो आपको एज इट इज बोर्ड में पैटर्न होते हैं ना, ठीक है, मैथ्स का वही है। यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, सेक्शन बी कंप्लीट हुआ, सेक्शन सी स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो रूल भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको ये वीडियो अगर आप देखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही आए बिल्कुल पॉज करना है और आपको सॉल्व करना है। अगर आपकी आंसर्स आ जाती है वेल डन, देन मैं कैसे इसे डील करता हूं उस चीज को जरूर देखना आप। ठीक है, इतना तो करना आप। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइज, कि जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे ही बढ़ेंगे, कमेंट्स की फ्लो जैसे ही मुझे आएगी मैं देखूंगा कमेंट्स, और अगर आप लोगों की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, अगर आप लोग बढ़ते हो तो मैं लाइव क्लास भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देता हूँ, कर दूंगा। ये सब आप पे डिपेंड करता है। जितने मैं मेहनत कर रहा हूँ उतने अगर आप थोड़े से स्टार्टिंग में कर दो तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। जब लाइव डिस्कशंस होंगी तो और भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किए थे। 26 से स्टार्ट करते हैं और सेक्शन सी की जर्नी स्टार्ट होती है। 26 क्वेश्चन, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, टेन थीटा एंड साइन थीटा। अभी तक सेक्शन ए 1 मार्क्स क्वेश्चन था, सेक्शन बी जो था 2 मार्क्स क्वेश्चन था, सेक्शन सी बिल्कुल सब्जेक्टिव है और ये 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे सॉर्ट आउट करना है कि सर कैसे करें। तो जब भी, चलो पहले आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको। एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़े ही होगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। सर अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इसे समझूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट विल इक्वल्स टू 1। तो अगर आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछे, अगर आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछे तो क्या बोलोगे, 1 अपॉन, ये राइट साइड में जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही बोलोगे। अगर आपसे यहाँ पे प्लस पूछते तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो बार बार इतना हम लोग नहीं करेंगे, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपको पी दे रखा है, आराम से आप सोच लेना कि सर जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा ना वो जस्ट इसका रिवर्स होगा 1/p। क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होती है। राइट साइड में अगर हम लोग पी इंटू 1/p करें तो ये भी 1 आएगा। क्लियर है? चलो लेट सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, 2 सेक थीटा इक्वल्स टू पी प्लस 1 अपॉन पी, और सेक थीटा की अगर वैल्यू आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, पी प्लस 1/p अपॉन 2, यही लिखोगे ना सेक थीटा की वैल्यू, या कुछ और लिखोगे? हाँ, ये हो गया। अगर आपसे टेन थीटा पूछता तो
tan थीटा पूछेगा तो ये 1 + 2 किए थे ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। जैसे ही माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सेक थीटा इस पर कैंसिल होगा तो 2 tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p माइनस 1/p, यही होगा ना। और यहाँ से अगर tan थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1/p डिवाइड बाई 2। इसे तो आप वाकई सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब बोलोगे सर सेक थीटा और tan थीटा तो आ गया, बट सर साइन थीटा फिर कैसे निकालेंगे। तो ठीक है ना भाई, tan थीटा को आप क्या लिखता हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हो क्या। हाँ मैं लिखता हूँ। तो साइन थीटा को अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखेंगे कि नहीं, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसे ऐसे लिख दें क्या, tan थीटा, और ये जो कॉस थीटा है इसे हम लोग 1/sec थीटा भी तो लिख सकते हैं, तो 1/sec थीटा, यानी जो आपकी साइन थीटा होगी वो क्या हो जाएगी, tan थीटा बाय sec थीटा। tan थीटा आप निकाल चुके हो, sec थीटा निकाल चुके हो, दोनों को डिवाइड करो आपकी आंसर आ जाएगी। ये प्रोसेस है। प्रोसेस वो था, ट्रिकली हम लोग वही किए कि sec थीटा tan थीटा अगर p है तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p होगा, वहां से हम लोग डील कर लिए। बाकी इसे सॉल्व करना आपका काम है। अगर लाइन बाय लाइन सॉल्व करते रहे तो मालूम चला कि एक ही सैंपल पेपर में 4 लेक्चर्स हो गए। तो जितना हिंट्स दिया जा रहा है उसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। देखो आपको क्वेश्चंस हर सेक्टर से मिलेंगे, कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर की यहाँ पर डिस्कशंस नहीं हो रही है, कंप्लीट मैथ की डिस्कशंस हो रही है, ठीक है। तो इसमें कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है। अब ये जैसे ही बात आया कि सर 2 रेल्स हैं उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, तो कैसे बनेगा यार, कुछ नहीं करना है, इन दोनों के ग्राफ बना देना है, ज्योमेट्रिकली है ना, बस ग्राफ यहाँ पे बना देना है। कैसे करोगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर x + 2y - 4 = 0 है, तो आप 2y को क्या लिखोगे, 4 - x, y को क्या लिखोगे, 4 - x अपॉन 2 लिखोगे ना। अब कुछ मत करो, इसे x मानो और इसे y मानो। अगर x को एक बार 0 मानो, x को 0 मानेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2, और एक बार y को 0 मानो, जब y को 0 मानोगे तो x कितना आ जाएगा, 4 - x = 0, तो x = 4 हो गया। रहने दो, इतना काफी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो इक्वेशन है अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो 4y = क्या हो जाएगा, 12 - 2x, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 - 2x अपॉन 4। वंस अगेन वही x और y, अगर आप x को 0 रखोगे तो y कितना होगा, ये 0, 12/4 3, ठीक है। अगर आप y को 0 रखोगे तो कितना होगा x, 12 - 2x 0, 2x = 12, x = 6। अब इसके आगे भी आप वैल्यू ले सकते हो, इसके आगे भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस मैं 2 ले रहा हूं और उतना पे ही बता रहा हूं। आप लेने को 3, 4, 5 भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है। और आप लेना, ऐसा नहीं कि 2 पे ही छोड़ देना, आप निगेटिव भी कुछ वैल्यू लेना, कुछ पॉजिटिव भी लेना, ताकि और भी ग्राफ क्लियर हो, ठीक है। मैं 2 ही लेता हूं। अब इसे ना आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, ये एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6, ये तो 0 0 हो गया, ठीक है। देखो इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 0 2, ये तो 0 है और x 0 है, y 2 है, मतलब यहां पे आएगा पॉइंट। सेकंड क्या है, 4 0, तो 1 2 3 4 0, ये पॉइंट आ गया, ठीक। अब इन दोनों को मिलाकर ना ग्राफ बनाओ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन बना है किसका इक्वेशन है, x + 2y - 4 = 0, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाले को बनाते हैं। सेकंड में देखो x जब 0 है तो y 3 है, x 0 यहाँ पे है
तो y कितना है 3, मतलब कि ये वाला पॉइंट है ना, x 0 पे y 3, x अगर 6 ले रहे हो तो y 0, x अगर 6 ले रहे हो तो y 0, मतलब ये पॉइंट। अब इसकी ग्राफ कैसे बनेगी, मिलाओ इसे भी, इस तरह से जाएगा। और एक बात याद रखना, जब भी ये दोनों ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये दोनों हमेशा पैरेलल होगा, ये दोनों ऑलवेज पैरेलल होगा, ठीक है। तो जब पैरेलल हो गया तो इसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशंस नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आपको रिप्रेजेंट करना था इस इक्वेशंस को, और आप ऐसे रिप्रेजेंट किए, ठीक है, क्लियर है। कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये पॉइंट। हाँ, एक चीज याद रखना, जब आप एग्जाम में रहोगे तो इस पॉइंट को जरूर इंडिकेट करना, ये आपका 4 0 है, ये आपका 6 0 है, ठीक है, ये इंडिकेट जरूर कर देना, ये आपका 0 2 है और ये आपका 0 3 है, दैट्स इट। चलिए ये तो बहुत ईजी है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे मैं 404 और 96 इसका एलसीएम निकालूं तो 404 का फैक्टर क्या होगा बताओ। 404 का फैक्टर 101 इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 101। 96 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 3 जा 96। मतलब इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 3 और आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 101। अगर एलसीएम की बात की जा रही हो तो एलसीएम क्या करोगे सर, यहाँ पे हाईएस्ट 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 इंटू यूनिक में 3 है तो 3 इंटू 101 यूनिक है तो ये। अगर एचसीएफ निकालोगे तो कॉमन पोर्शन क्या होगा, 2 की पावर 5 यहाँ पे है और 2 की पावर 2 यहाँ पे है तो कॉमन तो 2 की पावर 2 ही होगी, और इसमें ये दोनों डिफर है तो बस 2 की पावर 2 ही, यानी एचसीएफ 4 आ गया। और एलसीएम अगर निकालें तो इसका वैल्यू निकाल लो यार, कितना हो जाएगा, ये तो 96 आ गया, 96 इंटू 101 कर दो, 96 इंटू 101 कितना हो जाएगा 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9 9696, ठीक है। एलसीएम 9696 और एचसीएफ आ गया 4, क्लियर है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो इतना ही आना चाहिए, 9696 इंटू 4, देखो ना आ ही जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो आप। जैसे ये कितना हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर मैं बोलूं एलसीएम इंटू एचसीएफ तो आप क्या लिखोगे सर, 9696 इंटू 4 यही लिखोगे ना। और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 404 इंटू 96 को तो भी इतना ही आएगा, क्लियर है। सेकेंड पार्ट जो है एचसीएफ ऑफ 506 एंड 11, ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके आपको बनाना है, यूक्लिड से। बिल्कुल मैं बताया हूं कि 1155 है तो इसे आप कैसे ब्रेक करोगे, 506 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 10 12, तो ये कितना बच जाएगा रिमेनिंग 12 है और यहाँ पे 55 है तो 43 यानी कि 143। वंस अगेन 506 आएगा और 506 को कैसे ब्रेक करोगे, 143 इंटू 3 करोगे प्लस 77, फिर यहाँ से 143 को ब्रेक करोगे तो 77 इंटू 1 होगा, 2 नहीं होगा ना, 1 प्लस 66। वंस अगेन 77 को ब्रेक करोगे तो 66 इंटू 1 प्लस 11। अब 66 को ब्रेक करोगे तो 11 इंटू 6 प्लस 0, मतलब एचसीएफ कितना आ गया 11, इसका एचसीएफ 11। बस यही है, एक्सप्रेस इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशंस की भी एक वे होती है रिप्रेजेंट करने का, बहुत इजी होता है वो वे, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे, इन फिगर बीडी परपेंडिकुलर एसी, मतलब ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, सीई परपेंडिकुलर ए बी, मतलब ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। प्रूफ करना है ये दोनों, भाई फटाफट थोड़े करो स्पीड में। अब देखो जब भी प्रूफ ये दोनों करना है तो इन्हीं दोनों को टारगेट करो, जैसे एईसी ट्रायंगल
और दूसरा ट्रायंगल ए डी बी को लो, इन्हीं दोनों को ट्रायंगल करो। देखो इन्हीं में टारगेट क्यों, ए ई सी मतलब कि ए ई सी ये वाला ट्रायंगल। अच्छा ए ई सी में आप बोल सकते हो सर ए ई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है कि नहीं है। अब इसमें देखो ए डी बी में ए डी बी, हाँ तो ए डी बी भी बोलोगे सर ये भी 90 डिग्री है। क्लियर। अब ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में है, अगर सी ए ई में देखें और ए डी बी में देखें तो एंगल ए कॉमन इन बोथ ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, मतलब ये दोनों में इक्वल है, ये 90 डिग्री है। तो भाई आप बोल सकते हो बाई ए सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी बोथ ट्रायंगल ए ई सी एंड ए डी बी आर कॉन्ग्रुएंट। तो ए ई सी और ए डी बी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप आराम से लिख सकते हो ए ई अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी। आप तो ये आराम से लिख सकते हो, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल्सो इक्वल्स। तो ये तो हो गया भाई सिमिलर। सेकंड देखो सी ए अपॉन ए बी, मतलब कि सी ए अपॉन ए बी, सी ए, अरे यार यहाँ पे बी होगा, ठीक है। सी अपॉन से बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी बी, देखो ये भी हो गया प्रूफ। इससे आप बोलोगे सर ये दूसरे वाला प्रूफ हो गया, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो। क्लियर है। चलिए 30, देखो इस फिगर को मैं ना थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ इसे बना देता हूं। ठीक है, देखो ये बड़ा वाला सर्कल हो गया और इसी में एक सर्कल ये है छोटा, और यहाँ पे जो पॉइंट है ना ये इसे ऐसे मैच कर रहा है, ये इस तरह से, ये इसे मैच कर रहा है इस तरह से, और यहाँ से एक यहाँ लाइन आया है और एक लाइन यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है, और ये ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। तो ये ओ पी है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है। ये वाली एंगल दे रखा है 70 डिग्री। अब कुछ याद करो, कुछ कॉन्सेप्ट से याद करो कि इसमें अगर हम लोग, कुछ याद आया इस तरह से फिगर, अगर ये एंगल ए है तो ये क्या होता है, कुछ याद आ रहा है बताओ, एनीवन, फटाफट। क्या था उसका थ्योरम, द एंगल, देखो यहां पे लिख रहा हूं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle of the, अरे यार चलो लिखने में दिक्कत हो रही है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय the arc in the, क्या था, in the remaining part of the arc, सर्कल लिखो कोई दिक्कत, ठीक है। एक थियोरम था आपके पास, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर ये सेंटर पे
ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, अगर कहीं भी इस सर्कल्स के कहीं भी अगर देखा जाए पोर्शंस पे, तो जो एंगल बन रहा है उसका जस्ट ये डबल होता है। तो अगर ये 70 है तो AOB कितना हो जाएगा, एंगल AOB 2 इंटू 70 डिग्री, दैट मीन्स 140 डिग्री। ये तो क्लियर है। अगर यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो अब देखो, अब इस फिगर को देखना, ये वाले फिगर को, ये वाले फिगर को, ABC, ए इसे O मानो, AOBC, AOBC क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है कि नहीं है। और ये भी आप जानते हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर एंगल AOB प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, जिसमें ये आपको दिया हुआ है कि सर ये आपका 140 डिग्री है, प्लस एंगल दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि नहीं। तो ACB कितना हो जाएगा, एंगल ACB इक्वल्स टू 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 40 डिग्री। ACB आपके पास कितना आ गया, 40 डिग्री। पूछ क्या रहा था, ACB, तो कितना आ गया, 40 डिग्री। गेम ओवर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज जस्ट डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहीं भी अगर सर्कल्स में किसी भी पॉइंट्स पे एंगल बन रहा है तो उसका जस्ट डबल उसके सेंटर पे बनता है, ये वाली प्रॉपर्टी से। तो ये 70 तो वो 140। अब बीच का ये पोर्शन क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो अपोजिट साइड्स ऑफ एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 140 तो वो 40। चलिए आ जाओ यहाँ पे। From a point on a ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower fixed on the top of a 20-meter high building at 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. फटाफट करो। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आपको बोर्ड में, जो मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल ऐसे ही होंगे, सो डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है। फिगर को अच्छे से समझोगे ना तो आप बना लोगे। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये क्या है, टावर है। इसका ये टॉप पोजीशन है और ये बॉटम पोजीशन है। नहीं नहीं, ये बॉटम, ये टावर है आपका। ये यहां से यहां तक जो है ना डिस्टेंस, देखो अच्छे से समझा रहा हूं आपको, अच्छे से बता दे रहा हूं। ये टावर जो है पूरा नहीं है, टावर यहां से यहां तक है, बस यही आपका टावर है। और ये जो है ना, बिल्कुल इसे ऐसे डायग्राम बना दे रहा हूं। ये जो जिस पे टावर खड़ा है, ये मानकर चलो कि आपका कोई बिल्डिंग है। क्या है ये, बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है, 20 मीटर है। मान लो कि ये टावर का हाइट कितना है, h है। लेकिन एज कहाँ, यहां से लेकर यहीं तक होगा एज, ठीक है। अब देख रहे हैं यहां पे बोल ये रहा है कि इस पॉइंट से टॉप ऑफ 20 मीटर हाई, पहले टावर देंगे बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप। तो यहां से जो बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री। मतलब ये वाला कितना है, 45 डिग्री। और यहां से जो पूरा एंगल इस तरह से बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर यानी कि इस टावर की हाइट पूछी जा रही है। मान लो कि ये डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम है कुछ भी, मान लेते हैं कि ये x मीटर है, क्या फर्क पड़ता है। नाम दे दो यार, इसे P दे दो पॉइंट, इसे A दे दो, इसे B दे दो और इसे C दे दो। इन अ ट्रायंगल BAP, BAP, ठीक है। BAP में इसमें देखो tan 45 क्या हो जाएगा, BA अपॉन
पी ए, बी ए का वैल्यू कितना है 20 दिया हुआ है और ये एक्स। 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो गया। अब ये पूरा हाइट टावर प्लस बिल्डिंग कितना हो जाएगा, टावर प्लस बिल्डिंग, ये टावर को हमने एच माना है और ये बिल्डिंग 20 है तो एच प्लस 20 हो गया। और यही डिस्टेंस क्या है ए सी, यही है ना ए सी। अब देखो इसमें ना tan 60 यूज करते हैं, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा P बाई बी, यानी कि ए सी अपॉन ए पी। ए सी की वैल्यू कितनी आई है एच प्लस 20 अपॉन ए पी कितना है एक्स, यानी कि ये भी 20 आ चुका है। tan 60 क्या होता है √3, तो 20√3 इक्वल्स टू एच प्लस 20। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20√3, यानी कि 20 इंटू √3 और -20 यानी कि -1, 20 इंटू √3 -1 मीटर, यही आपका आंसर है। √3 का वैल्यू 1.73 रखना और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद जो कुछ भी वैल्यू आएगा वही आपके आंसर होगी। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए क्लियर है तो फटाफट इस पे आ जाओ 32 पे। If -5 is a root of the quadratic equation this and the quadratic equations this has equal roots then find the value of pk। इसका रूट्स -5 है तो x के जगह पर -5 रखो, -5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा 50, ये कितना हो जाएगा -5, तो -5p प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 65 इक्वल्स टू 5p, तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13, p का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। सही है क्या? पचास 50 -5p, हाँ तो सही था, सही है। p की वैल्यू 13 आ गई। अब क्या बोल रहा है ये जो इक्वेशंस है ना ये आपका क्या है इक्वल रूट्स है, तो डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाएगा। इक्वल रूट्स में क्या होता है डिस्क्रिमिनांट 0, तो डिस्क्रिमिनांट 0 का मतलब क्या हो गया, आप यहां से क्या करोगे फिर डिस्क्रिमिनांट 0 का मतलब, इसे ब्रेक करूं तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू कितना आ जाएगा पी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी इक्वल्स टू 0। तो p का वैल्यू 13 रख दो यार, 13 के स्क्वायर -4 इंटू 13 इंटू के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इजिली k की वैल्यू निकाल सकते हो, वही तो पूछ रहा था और तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है? चलिए सेकंड में देखो, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मैं बस डायग्राम बताता हूं फटाफट कर लेना क्योंकि टाइम उतना नहीं है, थोड़े से फटाफट करना है। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ये हाइपोटेनस है, एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, मान लो कि ये x है और ये y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल h इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर, बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है यानी कि x प्लस 2, एंड यही h जो है वो बोल रहा है कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1, यानी कि 2 इंटू वाई प्लस 1, h इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और h इक्वल्स टू 2y प्लस 1 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ भाई, ये दोनों h है तो दोनों को इक्वेट भी तो कर सकते हैं ना, यानी कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 2y प्लस 1, तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू -1, ये आ गया, एक इक्वेशन आ गया। या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y भी रख सकते हो, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x प्लस 1/2, ये भी बोल सकते हो। अब सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो एक्स को आप एक्स स्क्वायर ही लिखना और वाई को आप इसका होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, सॉल्व कर देना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, और अगर आंसर आ जाएगी तो मुझे उसका लेंथ एच वाई और एक्स का कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर इतना आया है। ठीक है,
चलिए 33 in the given figure PA, QB, RC and SD all are perpendicular to a line L. AB equals to 6, ये डिस्टेंस 6 दिया हुआ है, BC जो है वो 9 दिया हुआ है और CD 12 दिया हुआ है। SP 36 है। टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 36 है। ठीक है, तो PQ, QR और RS निकालना। अच्छा एक चीज करता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस करता हूँ, इसको ना मिलाता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा आगे करके मिला देता हूं। तो जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। मान लो कि ये P है, तो PSD आपका एक क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इससे फायदा क्या हुआ, ट्रायंगल्स में ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 9 है, ये डिस्टेंस 12 है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो कि PQ इज टू QR इज टू QS इक्वल्स टू AB है ना, ये ABCD है, तो AB इज टू BC इज टू CD, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो AB कितना है, 6 इज टू 9 इज टू 12। लेट सपोज x बी द कॉमन, तो ये हो जाएगा 6x, 9x और 12x। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं सारे को ऐड कर दूं तो PQ, QR और RS, यही तो 36 है, तो इक्वल्स टू 36, और इन तीनों को ऐड करूंगा तो वही होगा 6x प्लस 9x प्लस 12x इक्वल्स टू 36। तो कितना हो जाएगा 27x इक्वल्स टू 36, x की वैल्यू 36/27, 4/3। जब x 4/3 आया तो 6x कितना होगा, 9x कितना होगा और 12x कितना होगा, आगे जो आपका AB, BC और CD है वही आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, PQ, QR और RS निकाल लोगे। 6x PS और PQ हो गया, ये PQ डिस्टेंस हो जाएगा, ये QR डिस्टेंस हो जाएगा और ये RS डिस्टेंस हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 4/3 पुट आउट कर देना, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए जो मैं जैसे जैसे बता रहा हूं उसके बाद की जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद खुद से सॉल्व जरूर करना। फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ डेसिमल द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है उसका जो रेडियस है R, वो क्या बोल रहा है, हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर दिस एंड दिस। अच्छा जो रेडियस है उसके बारे में बोल रहा है यार यहाँ पे, तो रेडियस क्या हो जाएगा, सिंपल अगर हम लोग देखें तो अच्छा रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr² इक्वल्स टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। मान लो कि ये Δ1 ट्रायंगल और ये Δ2 ट्रायंगल का साइड है, तो इक्वल्स टू Δ1 प्लस Δ2 होगा। आपको निकालना है रेडियस, R निकालना है सर, कैसे निकलेगा। और ये कंडीशन है कि जो सर्कल का एरिया है वो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो साइड्स है उसका जो एरिया बनेगा उन दोनों के सम के बराबर होगा। सिंपल है, यहां से एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 35 प्लस 53 प्लस 66/2, वैल्यू कितना आ जाएगा, एस इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर मान लो। तो फिर एरिया कितना हो जाएगा Δ1 अंडर रूट, याद करो हीरोन्स फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यहां से फिर कर दो। s कितना है 77 इंटू 77 माइनस 35 इंटू 77 माइनस 53 इंटू 77 माइनस 66। ठीक है, जो भी वैल्यू आ जाएगा वो आपका Δ1 हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस से आप Δ2 की वैल्यू निकालोगे और जैसे ही Δ1 और Δ2 आपकी आंसर आ जाएगी यहाँ पे ऐड करो, पाई की वैल्यू 22/7 रखना और यू विल गेट R। ठीक है, एक चीज और, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर जरूर बताओगे कमेंट में कि सर क्वेश्चन नंबर 34 आंसर इज दिस। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे। थोड़ा सा लेवल तो बढ़ रहा है,
34 का और सेक्शन डी आ गया, 4 नंबर का क्वेश्चन। PQRS इज अ डायमीटर, PQRS इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर। जब रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, यानी कि PH डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। जब सर्कल का रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा PS 12 सेंटीमीटर। लेंथ PQ, QR एंड RS आर इक्वल, तीनों का तीनों इक्वल है तो इक्वल कब हो जाएगा 3 3 एंड 3, तभी तो 3 प्लस 3 प्लस सॉरी 4 4 एंड 4 4 4 एंड 4, तभी तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी ये 4 यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 4, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 4 और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 4। चलो सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन PQ एंड QS डायमीटर एज शून्य, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल का पेरीमीटर, ये तो होता है 2 पाई r, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना था 6, आंसर हो जाएगा 12 पाई डायरेक्ट। अब ये जो सैडेड रीजन है इसका आपको एरिया निकालना है, तो सैडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा बताओ, सैडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। सैडेड रीजन देखो इतना है, बहुत अच्छे से समझना, सैडेड रीजन जो है वो इतना है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग देखें तो एक बड़ा वाला सर्कल ऊपर वाले इसका एरिया निकालते हैं, ये एरिया A1 निकालते हैं, फिर क्या करते हैं एक नीचे वाला जो एरिया बन रहा है इतना, इससे हम लोग निकालते हैं A2, और ये जो पोर्शन खाली जगह है ना, ये वाला, ये जो खाली जगह है इसे A3 मान लेते हैं और इसे सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि A1 प्लस A2 और माइनस A3 करेंगे तो आपकी एरिया आ जाएगी। बोलोगे सर हाउ, A1 कैसे निकलेगा, A2 कैसे निकलेगा, A3 कैसे निकलेगा। सबसे बड़ी पॉइंट है कि सर A1 A2 A3 कैसे निकलेगा। तो A1 क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ये जो A1 है एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस आर 6 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा जो है ये ऊपर का पोर्शन, इसमें तो रेडियस तो 6 ही सेंटीमीटर है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू 6 इंटू 6, होगा कि नहीं होगा। एरिया और बाई 2 यार, पाई आर स्क्वायर बाई 2, नॉट यहाँ पे हम लोग पूरा ले ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना, हाफ सर्कल है ना, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब ये जो पॉइंट है ये तो पूरा का पूरा डायमीटर 4 है, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगा, यानी कि पाई इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब A3 कितना हो जाएगा, A3 हम लोग इसको मान रहे हैं यहां से यहां तक A3, इसका रेडियस कितना है 4 और 4 8, तो 8 का हाफ 4, तो पाई इंटू 4 अपॉन 2, बस दिस इज योर A1 प्लस A2 माइनस A3 कर देना है यहाँ पे, यू विल गेट द आंसर। करके दिखना, एरिया वही आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे 35। ये स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इन अ हॉस्पिटल द एजेस ऑफ डायबिटीज ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलो, फाइंड द मीडियन एज। इसका एक फॉर्मूला होता है और आपको बेसिकली उस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। चलो फटाफट बताओ इसका आंसर। फास्ट मान लेते हैं कि ये आपका क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 एंड 60 to 75। नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम लोग मान लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज है। क्या है ये फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, इसे हम लोग FI से इंडिकेट करते हैं। अब इसकी जो गैपिंग है ना ये 5 है, ये हम लोग इसके बाद एक टर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर पढ़े हो तो सही है, नहीं तो मैं एक लेक्चर स्टैटिस्टिक का बनाऊंगा, उसमें आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो बताना मुझे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका फर्स्ट 5 होगा, ये 5 + 20 25, ये 20 + 40 60, ये 40 + 50 90 और ये 50 + 25 75, ऐसे होगा। गलत, इसमें ऐसा नहीं होता है। बोले सर तो कैसे होता है, गलत क्यों बता रहे हो, हाँ बता दिया। अक्सर आपको कभी कभी ऐसे मिस्टेक्स हो जाएंगे तो वो मिस्टेक नहीं करना,
तो क्या करेंगे भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होता है जो कि जो स्टार्टिंग का जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड करके लिखो, फिर सबको ऐड, फिबोनाची, जस्ट लाइक फिबोनाची सीरीज, मतलब 5 + 20 25। अब यहाँ पे जो लिखा जाएगा 5 + 20 + 40 सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 65। अब यहाँ पे सबको ऐड करो 65 + 50 115 और 115 + 25 140, ये आ गया। अब इसकी जो फॉर्मूला है, इसका जो आपका अगर मीडियन क्लास की बात करो तो मीडियन क्लास हो जाएगा 45 to 60। मीडियन क्लास 45 to 60 के लिए बोला गया है। तो ये जो 45 हुआ ये आपका एल कहलाता है, स्मॉलर मतलब लोअर, और ये 60 जो होता है वो आपका एच कहलाता है। और इसकी एक फॉर्मूला होती है, आई थिंक मीडियन जो निकालते हैं ना, मीडियन ही निकालना ना, हाँ, तो मीडियन की एक फॉर्मूला होती है आपकी एल प्लस, इसे याद रखना, एल प्लस √h प्लस n/2 -cf अपॉन 2 एफ, सॉरी एफ, ये फ्रीक्वेंसी। एल कितना है 45, एच कितना है 60, एन कितना हो जाएगा एन टोटल नंबर कितना है 140 ना, तो 140/2 70। सी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है कि सर सी एफ कितनी होगी और एफ कितनी होगी। हाँ, जो रेंज था वो 45 to 60 के बीच में था, यही था ना रेंज 45 to 60, तो ये जो 50 है ये आपका एफ हो जाएगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, क्यूमुलेटिव इसके जस्ट पहले वाला 40 वाला यानी कि 65। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी, तो इस पे थोड़ा सा ट्राई करना आप, ठीक है। चलिए इसे करो, उसे मैं अच्छे से बताऊंगा। वैसे क्वेश्चंस के लिए मैं एक बार थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का भी कॉन्सेप्ट दे दूंगा, अगले बार जब आएगा ना तो स्टैटिस्टिक्स का भी कॉन्सेप्ट दे दूंगा। दीपा हैज टू बाय स्कूटी, ये स्कूटी है, दीपा बाय करती है। सी कैन बाय स्कूटी आइदर मेकिंग कैश डाउन पेमेंट ऑफ 25,000 25,000 या इंस्टॉलमेंट पे देती है। 15 मंथ का वो इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ है। पूछ रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ 6th इंस्टॉलमेंट। भाई ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो ये ए हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3225 माइनस 3425, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू, जस्ट अ सेकेंड, हाँ -200। तो 6th इंस्टॉलमेंट यानी कि T6 निकालना है, तो T6 का वैल्यू क्या हो जाएगा a + 5d। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ए आपके पास कितना है ये और डी कितना है, पुट आउट करो माइनस में, आंसर आ जाएगा। टोटल अमाउंट पेड इन 15 इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट यानी कि पेड S15 निकालना है। तो S15 के लिए क्या करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 14 इंटू डी। बस ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है और डी निकाल लिया -200, पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन, इफ दीपा पेज 2625 देन फाइंड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये क्या है 2625 वो पे कर देती है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको बताना है कि उसका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फिर कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ, पेमेंट कितना हुआ 2625, ये इतना पेमेंट कर देते हैं, तो भाई ये लास्ट टर्म है ना, लास्ट पेमेंट है an, और यही an क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, यानी कि 2625 इक्वल्स टू ए कितना है 3425 प्लस एन ही तो निकालना है -1 इंटू -200। सॉल्व करो, एन की वैल्यू आ जाएगी। दीपा पेड 10th and 11th इंस्टॉलमेंट टुगेदर, फाइंड द अमाउंट पेड दैट मंथ। तो 10th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी a + 9d, और 11th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी a + 10d। डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यू निकालो, ऐड करो, आपकी आंसर आएगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसे अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और मुझे पॉसिबल हो तो इसकी आंसर बताना, मैं चेक करके बता दूंगा कि आपकी आंसर सही है। वैसे एक जाते जाते हिंट्स दे देता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को देखने में तो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, बट ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए एग्जाम में तो सॉल्व कैसे करेंगे
बट एक छोटा सा हिंट देता हूं। व्हाट इज द डिस्टेंस डी, डिस्टेंस निकालना है कवर्ड बाय द एरोप्लेन 10 to 10 AM, इसके बीच का गैपिंग कितने हुआ, 1 मिनट का, 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, या हम लोग बोल सकते हैं 1/60 आवर्स, बोल सकते हैं कि नहीं, कि 1 मिनट जो है वो 1/60 आवर्स के बराबर हुआ। स्पीड आपका दे रखा है, देखो स्पीड ऑफ द एरोप्लेन कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू स्पीड, यानी कि भी दिया हुआ है 600 माइल्स पर आवर, ये टाइम आ गया, पूछ रहा है डिस्टेंस, तो s इक्वल्स टू वी टी, क्या हो जाएगा 600 इंटू 1/60 इक्वल्स टू 10 माइल्स, ये इसकी आंसर हो गई। बोलोगे सर होमवर्क भी देते हो और बता भी देते हो, तो लो इसे कर लेना, सेकेंड पार्ट करना आप। व्हाट इज द एल्टीट्यूड एच ऑफ द एरोप्लेन, अराउंड आंसर टू 2 decimal places, and और में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर एंड एरोप्लेन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। मैं आशा करूंगा कि आप सारे बच्चे इस क्वेश्चंस के आंसर जरूर करो, कमेंट में मैं बिल्कुल देखूंगा कितने बच्चों की आंसर्स आई है, और जिनकी भी आंसर्स आएगी मैं बिल्कुल उनकी कमेंट्स को देखूंगा। तो ये होमवर्क रहा, प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर करना कि सर ये आंसर आया नहीं, आप प्लीज एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं गाइज एक छोटे से ब्रेक के बाद, बाय बाय।